नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, हम लोग मैथ का वीडियो रेगुलर बना रखे हैं, आप लोग रेगुलर पढ़ते रहिए प्लेलिस्ट में जा करके। ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किया है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो जो चीज़ें आपको बताया, उसके बाद आज ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, एक शिकायत है भाई, आप लोग चैनल को वीडियो को रेगुलर देखते हैं, लेकिन वीडियोस अगर पसंद आती है नहीं पसंद आती है, आप वीडियोस को लाइक करिए, अपने जो आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करिए ना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हर आने वाले वीडियो का अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे। देखिए, अगर आप जब तक आपके लाइक और आपके कमेंट से ही हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, उसी बेसिस पे हम वीडियोस को आगे रेगुलरली बनाते हैं। तो बस विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए। इतना इन्फॉर्मेशन, इतना सब कुछ ढूंढ करके ले आते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, कि जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी आप लोग हैं कि ना तो पूरा देखते हैं, ना ही इस चीज़ के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं लोगों के साथ में। भैया देख रहे हैं, कम से कम लाइक तो कर दीजिए, 2-4 कमेंट तो कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो बताए थे हम उसमें कुछ रिवीजन करते हैं, आपको याद दिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर था? दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। और किसमें? पूर्वी गोलार्ध में। तो दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया, पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में। ये देखिए, इक्वेटर भूमध्य रेखा उसका ठीक नीचे में है ऑस्ट्रेलिया। सही बात समझ में? आगे चलिए फिर। और आपको हमने क्या बताया था? जो ओशिनिया जो बताया था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। ऑस्ट्रेलेशिया में क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बाकी मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, ये सब आपको याद है। सब देखते रहिए क्या क्या पोर्शन है इसका, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ऑस्ट्रेलिया के सभी 7 कैपिटल सिटीज़ को याद करने का सबसे सही तरीका आपको बताया था, BSc MA PhD। आपको क्या बोला था? BSc, और क्या BSc के बाद क्या करो बाबू? MA के बाद क्या करोगे? PhD। ठीक है, BSc कहाँ पर? क्वींसलैंड। ठीक है, उल्टा लिख दिए। चलो इधर से देखो फिर से, ये हो गया BSc, फिर आपका आएगा MA, फिर आपका आ जाएगा PhD। ठीक है, ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज। क्या बोले थे? क्वींसलैंड का कैपिटल क्या है? ब्रिस्बेन। न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल क्या है? सिडनी। फिर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? ये रही कैनबरा। विक्टोरिया की कैपिटल क्या है? मेलबर्न। फिर यहाँ पर आपके साउथ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? एडिलेड। फिर यहाँ पर क्या गया? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या थी? पर्थ। और नॉर्दर्न टेरिटरी की कैपिटल क्या थी? डार्विन। तो ये पूरा 7 कैपिटल सिटीज़ आपको याद हो गया, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहता है। ठीक है, इतना सब आपको याद होगा। फिर अब इसके बाद में चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिजिकल एस्पेक्ट का मतलब कि कैसी ज़मीन है, कैसा है, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में। तो सीधे सीधे आप जान लो कि नॉर्मली किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को अगर आप देखोगे तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वहाँ का पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ का पठारी क्षेत्र और वहाँ का मैदान। तो ऑस्ट्रेलिया को भी इन्हीं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सा 3 पार्ट है? पहला, ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया के पूरब में पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, जिसको आप उच्च भूमि भी कहते हो। तो इसका मतलब हो गया कि ऑस्ट्रेलिया के पूरब में पहाड़ हैं। उसके बाद अगला क्या है? वेस्टर्न प्लेटुअस रीजन, पश्चिमी पठारी क्षेत्र, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में कैसे कैसे हैं? पठार हैं। और इंटरमीडिएट प्लेन, हमेशा पहाड़ और पठार के बीच में क्या होता है? मैदान होता है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट प्लेन हो गया, मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्र। अब आप देखो, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो ये हो गया ईस्टर्न माउंटेनियस रीजन, वेस्टर्न प्लेटुअस रीजन, और बीच में जो हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया मैदानी क्षेत्र। इसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए, क्या क्या समझना चाहिए, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जो हम आपको बताए थे कि इसका गल्फ, बे और स्ट्रेट के बारे में हमने क्या कहा था? नाव लेके चलो, एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का फट से पूरा चक्कर लगाओ, इधर से इधर तक पूरा राउंड मारो। कहाँ पे गए? कोरल सी। कोरल सी से आगे चलोगे, टोरस स्ट्रेट है। टोरस स्ट्रेट क्या करता है? ऊपर न्यू पापुआ गिनी और नीचे ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है, और कोरल सी और अराफुरा सी को जोड़ता है। ठीक है, स्ट्रेट, स्ट्रेट का मतलब जलडमरू मध्य, स्ट्रेट चैनल पास, तीनों का मतलब क्या? जलडमरू मध्य। 2 बड़े वाटर एरिया को ये ज्वाइन करता है, कोरल सी और अराफुरा सी। यहीं पर आपको ये मिल गया गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया। किसके किसके बीच में है? ये कौन सा एरिया था? क्वींसलैंड। और ये कौन सा था? नॉर्दर्न टेरिटरी। बीच में क्या है? गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया। तो कोरल सी, टोरस स्ट्रेट, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया, अराफुरा सी। यहाँ से आगे बढ़े तो गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्टा, आगे बढ़े क्या मिल गया था? तिमोर सी। यहाँ पे देखो आ गया था, ये रहा ना आपका सार्क बे। फिर यहाँ पर आगे कौन सा? गल्फ ऑफ जियोग्राफी। आगे बढ़ गए तो कौन सा आ गया? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ये यहाँ पर कौन सा है? गल्फ ऑफ स्पेंसर। ये आपका क्या है? इनकाउंटर बे। इनकाउंटर बे में कौन सी नदी गिरती है? मर्रे रिवर। मर्रे रिवर क्या है? ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट रिवर है। फिर आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे क्या है? बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट आपको इस पार पहुँचा देता है तस्मान सी में, और फिर अपनी नाव से कहाँ पहुँच जाते हो? कोरल सी। इस तरीके से देखते ही फटाफट एकदम आंख बंद करके, उंगली धर के सबको आपको याद होना चाहिए।
समझ में आ गई बात। चलिए अब यहाँ का देखते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में देखने चल रहे हैं। तो ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसका नाम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पूरी रेंज है, पहाड़ यहाँ से शुरू होता है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा है। दक्षिण तक ही नहीं, ये जो आपका तनामी है, ये तस्मानिया जो है आपका, ये भी इसी का जो है कि एक साउदर्न एक्सटेंशन है, दक्षिणी एक्सटेंशन है इसका, ठीक है, इसी का पार्ट कहलाता है। तो आप ये देखो, ये उत्तर से दक्षिण जो है, उत्तर में ये थोड़ा चौड़ा ज़्यादा है, ऊंचा कम है। जैसे जैसे दक्षिण की तरफ बढ़ोगे इसकी चौड़ाई कम होती जाएगी और ऊंचाई बढ़ती जाएगी। तो सबसे ऊंची चोटी इसकी कहाँ पर होगी? दक्षिण में, बिल्कुल सही। तो दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया की पाई जाती है, माउंट कोसिस्को, ठीक है। माउंट कोसिस्को सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो इधर दक्षिण में है। अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसका नाम काहे है? क्योंकि ये क्लाइमेट डिवाइडिंग नेचर की वजह से होता क्या है कि इधर से मानसून जब बन करके आगे आता है, पहाड़ यहीं रोक करके इसी पूर्वी क्षेत्र में बारिश करवा देता है पूरा। तो इधर का एरिया पूरा बारिश और ये अलग नेचर होगा क्लाइमेट, और इसका वेस्टर्न एरिया, इसके इस साइड का एरिया अलग क्लाइमेट होगा। क्लाइमेट डिवाइडिंग नेचर की वजह से इसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं, ठीक है। यही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पर क्या है? न्यू साउथ वेल्स है। न्यू साउथ वेल्स में यूकेलिप्टस के बहुत सारे पेड़ हैं। उन पेड़ों से जो तेल टपकता है, उस तेल की वजह से ये पहाड़ वहाँ पे नीला दिखाई देता है, तो इसको ब्लू माउंटेन या नीला पर्वत भी कहते हैं। कहाँ पर? न्यू साउथ वेल्स में। और देखो, आल्प का मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? आल्प्स का मतलब क्या होता है? पहाड़, ठीक है, पर्वत, पर्वतीय क्षेत्र। तो ये दक्षिण पोर्शन में, यहाँ पर जो साउदर्न पोर्शन में, इसको ऑस्ट्रेलियन आल्प्स के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलियाई पहाड़ के नाम से भी ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी को थोड़ा जूम करके देखोगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। ये है माउंट कोसिस्को, इसकी ऊंचाई लगभग 2228 मीटर है, ठीक है। और ये थोड़ा सा और जूम करोगे तो यही वाला पोर्शन क्या कहलाता है? तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन आल्प्स कहा जाता है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। दूसरा आता है आपका वेस्टर्न प्लेटूस रीजन, यानी पश्चिमी पठारी क्षेत्र। तो पश्चिमी पठारी क्षेत्र में ये पूरा का पूरा पठार है। और आपको एक चीज़ बता दें, ये पूरा का पूरा बहुत कम बारिश होती है, इस वजह से ये पूरा एरिया कैसा है? मरुस्थल है, एकदम डेजर्ट एरिया है। और ये डेजर्ट एरिया इतना ही नहीं है, ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डेजर्ट है। फर्स्ट पे कौन सा है? सहारा मरुस्थल, ठीक, सहारा डेजर्ट, ठीक। आगे चलो। अब आप ये देखो, इन डेजर्ट्स में कुछ फेमस डेजर्ट हैं, कुछ प्रसिद्ध हैं, जो उनका नाम अगर हम आपको बताएं तो ये आप यहाँ पर देखोगे, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये है तनामी डेजर्ट। क्या है? तनामी डेजर्ट। उसके इधर ही आपको कौन सा दिख रहा है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। फिर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? सिम्पसन डेजर्ट। ये आपका दिख रहा होगा गिब्सन डेजर्ट। ये आपका है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये आपका है स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट किसके पास में? ये आयर लेक है वहाँ की, उसके पास में है, ठीक है। तो बेसिकली ये अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर आप इसको देखेंगे उत्तर से दक्षिण में, तो सबसे नॉर्थ में क्या है? आपका तनामी डेजर्ट है। ये तीनों एक लाइन में आपको पड़ जाएंगे। कौन सा? ग्रेट सैंडी डेजर्ट, और आपका दूसरा कौन सा है? गिब्सन डेजर्ट, और आपका क्या है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये तीनों एक लाइन में आप कह सकते हो। कौन कौन सा? ये आपका हो गया तनामी डेजर्ट, अगला सिम्पसन डेजर्ट, और आपका स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। चलो इसके बाद में आ जाता है इंटरमीडिएट प्लेन, यानी कि मध्यवर्ती मैदानी भाग। इंटरमीडिएट प्लेन जो आपका है, ये आप देख रहे हो, ये वाला पोर्शन है इसका, ये पूरा, ठीक है। इधर पठार हो गया, इधर पहाड़ हो गया, इसके बीच में जो ये है आपका इंटरमीडिएट प्लेन। इंटरमीडिएट प्लेन को अगर आप थोड़ा जूम करके देख लो, यही वाला है पोर्शन, ठीक है। थोड़ी बहुत नदियाँ, जैसे मर्रे डार्लिंग नदी हो गई, रिवर हो गई यहाँ पे, तो ये यही है थोड़ा सा जो हरा भरा आपको दिखाई दे रहा है। इसको भी, इंटरमीडिएट प्लेन को भी हम 3 सब रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 सब रीजन कौन कौन सा? पहला तो आता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। आर्टिजन बेसिन, आर्टिजन का मतलब होता है उत्स्रुत कूप, आर्टिजन वेल का मतलब होता है उत्स्रुत कूप। अरे जिसको आप पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। पाताल तोड़ कुआं होता क्या है भाई? देखिए ऐसा है कि ये हो गया आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक। अब ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जब आपकी हो गई, ये बारिश इधर से हो रही है, तो अब जब ये बारिश यहाँ से रेगुलर हो रही है, तो ये क्या होगा? वाटर लेवल यहाँ पर बहुत हाई बना हुआ है, ठीक। इधर का पानी इधर निकल गया, वाटर लेवल यहाँ पर पूरा एकदम हाई है। ये कौन सा? तलहटी क्षेत्र है उसका। तो अब वाटर लेवल हाई है, अगर आप यहाँ से अगर कुछ तोड़ेंगे तो पानी अपने आप बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इस जगह से, जो ये वाला रीजन आप देख रहे हैं, अगर इस जगह से अगर आप केवल ऊपरी परत तोड़ेंगे धरती की, तो अपने आप ये देख रहे हो कि ये पानी अपने आप यहाँ से फव्वारे के रूप में क्या होता है? बाहर निकलने लगता है। तो इसको कहते हैं आर्टिजियन वेल, ठीक है, पाताल तोड़ कुआं। पानी अपने आप बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि पानी का लेवल, वाटर लेवल यहाँ पर हाई है, तो पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है। तो जैसे ये फूटा, तो अब ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ये फूटेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? बाहर, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, हमने एक गुब्बारा ले लिया, इस पूरे गुब्बारे में पूरा पानी भर दिया, ठीक। तो जैसे ही हम यहाँ पे साइड में कहीं पर छेद करेंगे, तो अपने आप पानी क्या होगा? बाहर निकलना शुरू हो जाएगा प्रेशर की वजह से,
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके कुछ और अच्छे इमेजेस देख लो। इस तरीके से वाटर लेयर वहाँ पर होता है, स्ट्रीम आकर के वहाँ पे होती है एक जगह, सारा पानी का प्रेशर यहाँ पर होगा, जैसे फूटेगा पूरा का पूरा पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और थोड़ा डिटेल में देखें तो ये हो गया वाटर का फ्लो इधर से इधर है, थोड़ा सा जहाँ पे पतला दिखा पर ऊपर से थोड़ा सा लैंड एरिया टूटा, थोड़ी सी खुदाई हुई, अपने आप पानी यहाँ से निकल करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं आर्टिजियन वेल, और इस पूरे एरिया को, पूरे जोन को क्या कहते हैं, आर्टिजियन बेसिन। ठीक है, चलिए दूसरा सब रीजन है इसका आयर लेक बेसिन। आयर लेक एक्चुअल में है क्या, जो ये लेक आयर है, ये आयर लेक जो है ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु है। ये समुद्र सी लेवल से 16 मीटर नीचे है, डाउन है, सी लेवल से भी डाउन है। तो अगर ये निचला क्षेत्र है तो आसपास के एरिया का जो रनिंग वाटर होगा ये बहते हुए कहाँ पर जाएगा, गड्ढे में जाएगा। पानी क्या होता है, हमेशा बहता हुआ गड्ढे में गिरता है, गड्ढे से बह के बाहर नहीं जाता। ठीक है, पानी यहाँ गड्ढे में इकट्ठा होगा, तो इसी वजह से इस एरिया का जो पूरा पानी है आयर लेक में ही इकट्ठा होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, बिल्कुल आयर लेक बेसिन कहते हैं। लेकिन ये खारे पानी की झील है। यहाँ पर कौन के कैसी झील है, ये खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील है तो ये पानी किसी यूज में नहीं आता है। ठीक है, तो इसको ही ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय भी कहते हैं, डेड हार्ट भी कहते हैं। आर्टिजियन बेसिन वाला जो एरिया है, आर्टिजियन बेसिन, यहाँ पर पानी जो है ये नमकीन होता है। आर्टिजियन वेल्स का पानी कैसा होता है, सॉल्टी होता है। तो सॉल्टी होगा तो वो कैटल रियरिंग के लिए बेनिफिशियल होता है। नमक वाला पानी, कभी घर में गाय भैंस हो उसको नमक मिला के खिलाओ पानी वानी में, उसमें फट से उसका दूध बढ़ जाता है और वो गाय भैंस एकदम फट से एकदम मोटी हो जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सॉल्टी जो होता है वो क्या होता है कि कैटल रियरिंग के लिए बहुत ही सूटेबल होता है, इसीलिए इस एरिया में कैटल रियरिंग होती है। चलो आगे चल करके देखते हैं, थोड़ा सा वही जूम करके दिखाया कि लेक आयर वाला एरिया है, तो ये क्या है, इनलैंड बेसिन है। ठीक, अब इसके बाद में बात आती है क्या कि थर्ड रीजन आता है फर्टाइल प्लेन ऑफ मर्रे एंड डार्लिंग रिवर। तो मर्रे और डार्लिंग जो है, मर्रे और डार्लिंग रिवर जो आपका है, उस जहाँ पर वो बहती हैं तो वहाँ पर क्या है, फर्टाइल लैंड है। ठीक है, जहाँ पर खेती बाड़ी हो सकती है। लेकिन वहाँ पर कहाँ पर कैसा क्या होगा वो जानने से पहले पहले एक चीज़ आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, देखो जहाँ पर रेनफॉल कैसा होगा उसके रेनफॉल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वहाँ पर कैसा कल्टीवेशन होगा। ठीक है, तो अब जैसे देखो रेनफॉल, बारिश बहुत ज़्यादा अगर है और टेम्परेचर भी हाई है, दोनों चीज़ें अगर हाई हैं तो उस एरिया में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, जैसे अमेजन फॉरेस्ट में। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट होगा तो बड़े बड़े पेड़ होंगे, लार्ज ट्री होगा, और ऐसे पेड़ों की लकड़ियाँ बहुत मजबूत होंगी, और ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होगा। क्यों नहीं बेनिफिशियल होगा, ये आप दिखाते हैं आपको। ये देखो, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, आसपास ये झाड़ियाँ होंगी, इन पेड़ों को काटने के लिए इन झाड़ियों को साफ करते हुए फिर अंदर आना पड़ेगा। लकड़ियाँ बहुत हार्ड हैं तो ईजिली हाथ से कटेंगी नहीं, उसके लिए मशीनरी चाहिए। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात होगी, भैया 9 की लकड़ी 90 खर्चा। ठीक है, जितने की लकड़ी नहीं उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाएगा, इसलिए इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद नहीं है। दूसरा रीज़न आपका आता है कि रेनफॉल हाई हो लेकिन टेम्परेचर कैसा हो, लो हो। थोड़ा सा ऊंचाई पर चलोगे, पहाड़ों की जब थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़ोगे, पहाड़ों पर चढ़ोगे तो क्या टेम्परेचर डाउन होता है और बारिश भी ज़्यादा पहाड़ों पर होती है। कारण कि जो मानसून वाले बादल होते हैं जब आगे चलते हैं तो पहाड़ वहीं रोक करके बारिश करवा देते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो ऐसे एरिया में कैसे पेड़ पाए जाएंगे, कोनीफेरस फॉरेस्ट होगा, कोनिकल ट्रीज होंगी। ठीक है, और ऐसे एरिया में लकड़ियाँ कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, इकोनॉमिकली मोर बेनिफिशियल कंपेयर टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। बेनिफिशियल कैसे होंगी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर लकड़ियाँ, ये हो गए कोनीफेरस पेड़, कौन कौन से अलग अलग नाम हैं, इस तरीके से उनका शेप होता है, नुकीले होंगे। ठीक है, तो अब लकड़ियाँ सॉफ्ट होंगी तो ईजिली हाथ से कटाई हो सकती है। ठीक है, और ज़्यादा जंगल झाड़ियाँ नहीं होंगी तो ईजिली आप गाड़ियाँ ला सकते हैं, इसको काटे, फट से लोड किया, अपना ले गए, जो बनाना है बनाए, जहाँ बेचना है वहाँ पर बेच दिए। थर्ड चीज़ क्या हो सकती है, कैसा वेजिटेशन हो सकता है कि अगर रेनफॉल लो है और टेम्परेचर हाई है, बारिश कम होती है लेकिन टेम्परेचर क्या है वहाँ पर हाई है, मतलब इक्वेटर से थोड़ा सा दूर। इक्वेटर ये हो गया, भूमध्य रेखा हो गई, तो भूमध्य रेखा के आसपास तो रेगुलर बारिश होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो आपका ट्रॉपिकल जोन है, जब आप इस एरिया में थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, रेनफॉल थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ऐसे एरिया में क्या होगी आपकी, ऐसे एरिया में जो आपका वेजिटेशन होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग एंड हार्ड ग्रास, लंबी और मजबूत घासें होंगी, कड़वी घासें होंगी। ठीक है, एकदम टाइट होंगी। तो ऐसी घासों को क्या कहते हैं, एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, एलिफेंट हाथी घास के नाम से भी जानते हैं। तो ये कैटल रियरिंग के लिए यूज़फुल नहीं होती है, मतलब जानवर ये कड़ी घास नहीं खाते हैं, घास एकदम चुभेती है भाई, जब खाने लगेंगे चुभ जाएगी तो खाएंगे ही नहीं। तो इस एरिया में वेजिटेशन
सॉरी कैटल रियरिंग क्या है, पॉसिबल नहीं है। हाथी घास इसको कहते हैं। इस एरिया में क्या होगा, इसी तरह के जानवर होंगे, शेर हो गया, हाथी हो गई, जो इस तरह के घास को खा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो एक एरिया वो आएगा जहाँ पर आपका रेनफॉल भी लो होगा और टेम्परेचर भी लो होगा, मतलब पानी भी कम बरसेगा और टेम्परेचर भी कम होगा। तो ऐसे एरिया में को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद वाला एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया में क्या होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड होगा। टेम्परेट ग्रासलैंड कैसी होती हैं, स्मॉल एंड सॉफ्ट घासें होती हैं, छोटी और मुलायम घासें। मुलायम घासें हैं तो सभी जानवर इसको खा सकते हैं, इसलिए कैटल रेयरिंग के लिए बेनिफिशियल है। जब कैटल रेयरिंग के लिए बेनिफिशियल है यानी यहाँ जानवर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हाथी सॉरी क्या गाय बैल भैंस बकरी भेड़ सभी इस एरिया में इन सबका पालन हो सकता है। ठीक है, तो जब कैटल रियरिंग होगा तो वहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री डेवलप करेगी, डेयरी इंडस्ट्री डेवलप करेगी, मीट इंडस्ट्री डेवलप करेगी, लोग भी इस एरिया में रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसी वजह से जो मर्रे एंड डार्लिंग रिवर का जो एरिया है वहाँ पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड पाई जाती है। टेम्परेट ग्रासलैंड को हम कहते हैं डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, डाउन्स के नाम से जाना जाता है, घास के मैदानों को। ठीक है, डाउन्स के नाम से जानते हैं। इस एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पर भेड़ पालन होगा। ये छोटी मुलायम घासें हैं तो ये सब इजीली खाएंगी, डेवलप होंगी। इनके ऊन, डेयरी, दूध, इनके मीट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर, वो सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप होंगी। ये है दक्षिणी एरिया आपका, साउथ एरिया मर्रे डार्लिंग का ये फर्टाइल प्लेन। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। तो अब आपको एक मोटा मोटी ये सारी चीज़ें आप ये समझ गए कि ऑस्ट्रेलिया में किस एरिया में कौन सी चीज़ आपको, कैसा वेजिटेशन है, कौन कैसी चीज़ें हैं। जैसे अब आपको समझ गया पहाड़ी भाग कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में भाई पहाड़ी क्षेत्र है। पश्चिम की तरफ जाओगे पूरा का पूरा क्या है, मरुस्थल है। ठीक, और ये बीच में थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र है तो इधर पाताल तोड़ कुआं इस एरिया में पाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कैटल रियरिंग, मीट इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ें इस एरिया में है। अब आपको समझ में आया ऑस्ट्रेलिया को क्यों नो मैंस लैंड कहते हैं। ठीक है, कोई नहीं रहता। अब मरुस्थल में कौन रहेगा, ज़्यादातर पॉपुलेशन यही 7 कैपिटल सिटीज़ में। कौन कौन सी, यहीं से शुरू होती है आपकी ब्रिस्बेन हो गई, ठीक है, फिर आपकी सिडनी हो गई, कैनबरा हो गया, फिर आपका मेलबर्न हो गया, एडिलेड हो गया। अब ये पर्थ थोड़ा सा यहाँ पर है और इधर क्या है आपका डार्विन। पर्थ इस वजह से है, क्यों, वो आपको समझाएंगे कि ये जो आपका पठारी क्षेत्र है यहाँ पर मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, तो उस मिनरल्स की वजह से और पोर्ट वगैरह सब बने हुए हैं। अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बस इतना ही जानिए। अगले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और चीज़ें बताएंगे। फ्री में टूर करवा रहे हैं आपका ऑस्ट्रेलिया का, आप गए नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बारे में इतनी चीज़ें आप जान गए, कहाँ पे कौन सा नदी है, कौन सा समंदर है, कौन सा क्या है। ठीक है, किधर पहाड़ है, किधर क्या है, कौन सा ऊंचा पहाड़ है, कौन सा क्या चीज़ें हैं। भाई वीडियो पर लाइक तो बनता है, लाइक भी करो, चीज़ों को कमेंट करो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा कमेंट करो। ठीक है, इनका क्रम जरूर से याद रखना, आपसे यही पूछ लेता है कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है, तनामी डेजर्ट। एग्जाम में पूछ लिया तनामी डेजर्ट कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। मैच द फॉलोइंग में दे दिया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यहीं पर ये नल्लाबार प्लेन भी होता है, तो नल्लाबार प्लेन कहाँ पर है, ये भी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, सिम्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, किसके पास, लेक आयर के पास में। आयर लेक भी आपको ध्यान में आ गई। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान में रखो। मैच द फॉलोइंग दे देता है बहुत सारा, तो आपको जब ध्यान में रहेगा, चीज़ों को बार बार रिविजन में रहेगी ये सारी चीज़ें, तो आप इजीली एग्जाम में इसका आंसर अपना दे पाओगे। ठीक है, तो आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर के मैथ्स के चैप्टर वाइज वीडियो देख डालिए, जो आपके सीसैट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सारे हैं। खुद भी देखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, और जो भी वीडियो आप देखते हैं आपको पसंद आ रहा है आप लाइक करिए प्लीज़। आपकी जो समस्याएं, जो क्वेश्चन पूछना है कमेंट करिए, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हर आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।